हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम होमगार्ड सीरीज का अगला सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, लंदन या वॉशिंगटन? तो वाइपो का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। वाइपो का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी ताकि दुनिया भर में बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। जेनेवा को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ जैसी कई संगठनों का भी मुख्यालय है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जेनेवा में वाइपो का तो मुख्यालय है ही है, इसके अलावा और किसका है? डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इन तीनों का भी मुख्यालय है, वाइपो, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। आगे बढ़ते हैं। संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विधि का शासन का सिद्धांत ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। ये यह सुनिश्चित करता है कि कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून के ऊपर नहीं है, यानी कि विधि का ही शासन होगा। यह भारतीय लोकतंत्र में समानता के अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक मूल स्तंभ भी है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के लिए अखिल भारतीय नंबर क्या है? 100, 101, 108 या 112? तो ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए अखिल भारतीय नंबर है 112। ये एक एकीकृत आपातकालीन नंबर है जो पुलिस, चिकित्सा और अग्नि सेवाओं तीनों के लिए ही एक एकल खिड़की प्रदान करता है। इसे अमेरिका के 911 नंबर की तर्ज पे विकसित किया गया है ताकि संकट में फंसे नागरिकों की तुरंत सहायता की जा सके। यह नंबर 24/7 सक्रिय रहता है और मोबाइल ऐप 112 इंडिया के माध्यम से पैनिक बटन की सुविधा भी प्रदान करता है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बीजिंग, शंघाई या जोहान्सबर्ग? तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई में। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। ब्रिक्स समूह में मूल रूप से ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाना है। भारत में नेटग्रिड परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए खुफिया डेटा का एकीकरण करना। नेटग्रिड एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच डेटाबेस को जोड़ता है। यह आवर्जन यानी कि इमिग्रेशन, बैंकिंग विवरण, आयकर और दूरसंचार जैसे स्रोतों से डेटा प्राप्त कर संदिग्ध गतिविधियों का विश्लेषण करता है। कैसी गतिविधियों का? संदिग्ध, सस्पिशियस गतिविधियों का विश्लेषण करता है। इसकी शुरुआत 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई थी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महाद्वीप चारों ओर से सागर से, महासागरों से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो अपने आप में एक स्वतंत्र देश भी है। मौर्य काल के दौरान पौतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था? ये माप और तौल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में पौतवा अध्यक्ष बाट, माप और तौल के मानकों को प्रमाणित और नियंत्रित करने का काम करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह विभाग व्यापार में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। कृषि विभाग के प्रमुख को सीता अध्यक्ष और खनन विभाग के प्रमुख को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। संविधान में अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश जैसे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। भारत में GNP मापने में क्या शामिल नहीं होता? निर्यात, आयात, विदेशी निवेश या घरेलू उपयोग? तो GNP मापने में क्या शामिल नहीं होता है? GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या शामिल नहीं होता है? आयात शामिल नहीं होता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय आयात को घटाया जाता है क्योंकि यह देश के भीतर उत्पादित मूल्य नहीं होता है।
इसका सूत्र क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशी देशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यह संकेतक किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन मूल्य को दर्शाता है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता की शुरुआत की है? यूएसए, रशिया, जापान या उपरोक्त सभी? तो भारत ने सभी के साथ 2+2 डायलॉग की शुरुआत की है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ बैठक करते हैं। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि किस स्तर के मंत्री बैठते हैं इसमें, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। भारत ने सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका के साथ की थी, फिर बाद में ये रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, यह वार्ता रणनीति और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक उच्चतम स्तर का राजनयिक संवाद है। भारत के परमाणु सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? नो फर्स्ट यूज, मैसिव रिटेलिएशन, दोनों या नन? तो परमाणु सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु है बोथ, नो फर्स्ट यूज एंड मैसिव रिटेलिएशन। भारत के परमाणु सिद्धांत के अनुसार भारत कभी भी पहले किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, परंतु यदि भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत बहुत भारी जवाबी कार्यवाही भी करेगा। यह सिद्धांत भारत की न्यूनतम विश्वसनीय निवारण यानी क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस की नीति पर आधारित है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना के किस कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है? पश्चिमी, उत्तरी, मध्य, दक्षिण पश्चिमी? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान नदन कमांड का मुख्यालय जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। यह कमांड विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सियाचिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। आतंकवाद विरोधी अभियानों और पाकिस्तान चीन सीमाओं की निगरानी में इस कमांड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में सहकारी बैंकों का शिखर बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या राजकीय सहकारी बैंक? तो सहकारी बैंकों का शिखर बैंक है राजकीय सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी ऋण संरचना में राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं। ये बैंक जिला, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्यों का समन्वय करते हैं। नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है, लेकिन सहकारी संरचना का सीधा शिखर बैंक राज्य सहकारी बैंक ही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21, 78, 0.03% या 9%? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। 78% क्या है? नाइट्रोजन। और 0.03% क्या है? CO2। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा लगभग 21% है, जो कि जीवन के लिए एक अनिवार्य गैस है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जिसका हिस्सा कितना है? 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% मात्रा में मौजूद है, फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह करना और बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना। यानी कि उसकी भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? वो सारे बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह करना चाहता था और सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जाना चाहता था। उसने अपनी यात्रा का विवरण फो कुओकी नामक पुस्तक में किया, जो तत्कालीन भारत की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। आगे बढ़ते हैं। भारत और यूएई के बीच सीईपीए समझौता किस वर्ष प्रभावी हुआ? सीईपीए का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भारत और यूएई के बीच किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये 2022 में प्रभावी हुआ। ठीक है, भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 मई 2022 से लागू हुआ। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया था। सीईपीए के तहत भारत से निर्यात होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क हटा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। यूपी का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से विकसित किया गया है? नोएडा को। नोएडा को उत्तर प्रदेश और भारत के एक प्रमुख आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ सैमसंग और कई अन्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की बड़ी विनिर्माण इकाइयाँ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यह शहर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक प्रमुख इंजन है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है कलादान रिवर। कलादान नदी भारत के मिजोरम राज्य और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ये सीमा रेखा का भी काम करती है। भारत इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ये परियोजना राज्यों को म्यांमार के सितवे बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता को जोड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संसद का कोरम कितना होता है? संसद का कोरम होता है 1/10। गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की वो न्यूनतम संख्या होती है जिसके बिना सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। यानी कि किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। संविधान के अनुसार सदन के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष को सदन की बैठक स्थगित करने का अधिकार है। यूपी में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मलिहाबाद या कानपुर? तो यूपी में आम अनुसंधान केंद्र है मलिहाबाद में। लखनऊ के पास स्थित मलिहाबाद अपने विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम के लिए जाना जाता है। यहाँ आम की विभिन्न किस्मों के विकास और सुधार के लिए केंद्रीय अनुसंधान सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख आम उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764 या 1775? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। भारतीय सेना में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में उनके राजनीतिक प्रभुत्व को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 25, 30, 36 या 40? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कुल 36 द्वीप हैं। इनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी निवास करती है। लक्षद्वीप के सभी द्वीप कैसे बने हैं? कोरल या मूंगा चट्टानों से बने हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। लक्षद्वीप के सभी द्वीप कोरल या मूंगा चट्टान से बने हैं जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें और अंतिम मानवीय गुरु थे। उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करी। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, ये पूछ लेता है। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में आनंदपुर साहिब में की थी। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में मान्यता दी गई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा सिक्किम में है। यहाँ पे कंचनजंगा पूछा गया आपसे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के नाम पर रखा गया इसको। यह यूनेस्को की मिश्र श्रेणी के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का एकमात्र स्थल है। यह पार्क कस्तूरी मृग और हिम तेंदुओं जैसे दुर्लभ जीवों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या रेडियोधर्मिता पर? बताइए। यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया पे काम करता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में टूटते हैं जिससे विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। इसके विपरीत सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है कि जो परमाणु बम का सिद्धांत होता है वो किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या काम करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है सन और हाइड्रोजन बॉम्ब। ये याद रखेंगे आप, ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पे परमाणु बम का सिद्धांत काम करता है और फ्यूजन पे सूर्य का और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत काम करता है। ये देखिए नाभिकीय संलयन पर आधारित है ये सब। क्रिस्पर कैस9 तकनीकी जो हाल के वर्षों में चर्चा में रही है, इसका प्राथमिक उपयोग क्या है? क्रिस्पर कैस9 का तो इसका प्राथमिक उपयोग है जीन एडिटिंग। क्रिस्पर कैस9 एक क्रांतिकारी आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए को सटीक रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों में जीन में खराबी को सुधारने और आनुवांशिक बीमारियों के इलाज में मदद करती है।
ठीक है। जेनिफर डोडोना और इमानुअल चारपेंटियर को इस खोज के लिए 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। ये कैसा अभ्यास है? नौसेना, वायुसेना, थल सेना या विशेष बल का? यह है थल सेना का अभ्यास। ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में आपसी तालमेल बढ़ाना है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और नेपाल की सीमाओं के भीतर आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? यमुना, चंबल, बेतवा या केन? यह है बेतवा नदी पे। यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर है। इसे राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। यह बांध कृषि, सिंचाई और पनबिजली उत्पादन में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, एसडीआर, यूरो या गोल्ड स्टैंडर्ड्स? तो किसको कहते हैं? एसडीआर। एसडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, ये आईएमएफ की एक आभासी मुद्रा है। इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मुद्रा के भंडार के रूप में काम करती है। एसडीआर का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं, जिनमें डॉलर, यूरो, युवान, येन और पाउंड ये शामिल होते हैं। कौन कौन से? डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। ये अनुच्छेद संविधान के डीपीएसपी यानी कि राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है और ये गांधीवादी विचारधाराओं का प्रतीक है। पंचायती राज को बाद में 73वें संवैधानिक संशोधन और 1992 के माध्यम से पंचायती राज को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में किस काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसे नेपाल अपने नए राजनीतिक मानचित्र में अपना क्षेत्र बतलाता है। भारत इस क्षेत्र को अपनी सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह चीन की सीमा के पास है। यह विवाद काला पानी और लिम्पा धुरिया क्षेत्रों की ऐतिहासिक सीमाओं की व्याख्या को लेकर शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और उन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? ये होंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये फैजाबाद में 1857 के विद्रोह के सबसे मुखर और शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। वे अपने अनुयायियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ चलते थे, जिसके कारण उन्हें क्या बोला जाता था? डंका शाह कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का उस समय का सबसे बड़ा इनाम घोषित किया था। समझ जाए, इतने पहले 50,000 का उनके लिए पुरस्कार रखा गया था। भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका उत्तर होगा गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। भारत में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की जाती है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे जैसे कि नक्सलवाद, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद पर नीति निर्धारण का कार्य भी यही मंत्रालय करता है। तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार से था? तो ये था पूंजी खाते की परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तारापुर समिति का गठन आरबीआई द्वारा भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता की संभावनाओं की जांच के लिए था। पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है स्थानीय संपत्ति को बिना किसी रोक टोक के विदेशी मुद्रा में बदलने की अनुमति देना। समिति ने इसके लिए कुछ कड़े वित्तीय मानदंड और राजकोषीय घाटे को कम करने की पूर्व शर्तें रखी थी। भारत में कोर सेक्टर के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में किस उद्योग का वेटेज सबसे ज्यादा है? तो इसमें रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज्यादा है। देखिए, भारत के 8 बुनियादी उद्योग यानी कि 8 कोर इंडस्ट्री में रिफाइनरी जो उत्पादक है इनका भारांक सबसे ज्यादा है। कितना है? ये लगभग 28.04% है। और दूसरे नंबर पे इसमें क्या है? विद्युत उत्पादन इसमें दूसरे नंबर पर है। और सबसे कम भारांक उर्वरक का है। इन 8 उद्योगों का प्रदर्शन भारत की कुल औद्योगिक विकास दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ था।
यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने और बांग्लादेश को मान्यता देने की पृष्ठभूमि में हुआ था। इनमें दोनों देशों ने भविष्य के सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने की शपथ ली थी। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 1976 में आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के कई हिस्सों को बदला। इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी संविधान में शामिल किया गया था। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई का नया वर्गीकरण किस वर्ष आया? यह आया था 2020 में। भारत सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया। अब वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर दोनों के संयुक्त मानदंड पर आधारित है। ठीक है, मतलब कौन सा मध्यम है, कौन सा लघु है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उनका निवेश कितना है और उनका टर्नओवर कितना है। यह नया वर्गीकरण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच अंतर को समाप्त करता है, ताकि छोटे उद्योगों का विस्तार करने में आसानी हो सके। WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अभी हम लोग ने पढ़ा था वाइपो का, WHO का, WTO का, इन सब का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का निर्माण करना और महामारी जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना है। यूपी में इत्र नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। आज यह संगठन दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करता है। SIT का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, देखिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT का अर्थ है विशेष जांच दल, जिसे गंभीर या संवेदनशील मामलों की जांच करने के लिए गठित किया गया है। इसे आमतौर पर न्यायालय या सरकार के आदेश पर तब बनाया जाता है जब मामला स्थानीय पुलिस की पहुंच से बाहर और जटिल होता है। SIT अपनी जांच पूरी करने के बाद सीधे उच्च न्यायालय या संबंधित प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इसमें ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1951 में नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भारत में नई औषधियों की खोज और उनके नैदानिक परीक्षण के लिए एक शीर्ष केंद्र माना जाता है। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो ये नीलगिरी को बोला जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को उनके बैगनी नीले कुरुंजी फूलों के कारण नीली पर्वतमाला कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी अपनी चाय की खेती और समृद्ध जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? ये लेती है राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, इसलिए चुनाव कराने का अंतिम निर्णय भी राज्य सरकार का ही होता है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और समय से पहले भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची हुई है। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। 21% ऑक्सीजन है, 0.03% CO2 है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। 12 नवंबर 1930 को लंदन में भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहले सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और इसमें भाग नहीं लिया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का समझौता किया था? ये फिलीपींस के साथ किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का बड़ा रक्षा समझौता किया था। ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस के इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह समझौता भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया की सफलता को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की सीरीज में इतना ही। इसके आगे का डिस्कशन हम कल आपसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।